Welcome students in the new video tutorial of microbiology. Today we will study about rabies virus, which is an rhabdo-RNA virus. Rabies virus are bullet-shaped, enveloped, negative sense single-stranded RNA virus. Means कि this virus is rabies virus or bullet shaped, means कि the structure or you can say the morphology of the rabies virus are bullet shaped. Bullet in हिंदी बंदूक की गोली की तरह होता है ये bullet shaped. Enveloped means कि एक कवर्ड होता है किसी चीज़ से, और this is the negative sense single stranded RNA. ये negative sense single stranded RNA का होता है with wide host range. और इस वायरस के लिए बहुत सारे होस्ट बॉडीज़ होते हैं, एनिमल्स भी है, ह्यूमन बींग्स भी हैं, तो बहुत सारे इसके होस्ट हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होता है। और आप लोगों को मालूम भी होगा कि रेबीज़ वायरस अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को कुत्ते ने काट लिया और वो कुत्ता वैक्सीनेटेड नहीं था और जिसको काटा उसको रेबीज़ हो गया। तो उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। जो रेबीज़ आप अक्सर सुनते आ रहे होंगे रेबीज़ के बारे में, तो वही ये रेबीज़ वायरस है और इसको हम रैब्डो वायरस भी बोलते हैं। तो रेबीज़ वायरस की हम सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बुलेट शेप्ड है, मतलब जैसे बंदूक की गोली होती है, जस्ट लाइक बुलेट शेप्ड, इसलिए इसको बुलेट शेप्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बुलेट शेप्ड, नॉन सेगमेंटेड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें सेगमेंटेड नहीं है, मीन्स इसका जो आरएनए है या इसकी जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो सेगमेंटेड नहीं होती है। राउंड एंड कॉनकेव पोल्स, ये राउंड स्ट्रक्चर होती है और कुछ कॉनकेव पोल्स होती है, राउंडेड होती है। द आउटर एनवेलप इज लाइपोप्रोटीन, जो सबसे इसकी जो बाहरी स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन। यहाँ पे देखेंगे आप लोग इस वायरस का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है दिस इज द made up of the lipoprotein envelope. This is an envelope made up of the lipoprotein and carries spikes composed of the glycoprotein G. This lipoprotein envelope which carries there are different glycoprotein spikes, and this is the spikes red colored, this is the knob like red colored, these are the spikes. और ये कैसा किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन जी कहते हैं इसको। और ये डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, लाइपोप्रोटीन एनवेलप से जुड़ा होता है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जस्ट बिलो द लाइपोप्रोटीन एनवेलप, लाइपोप्रोटीन के तुरंत नीचे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइपोप्रोटीन एनवेलप, देयर इज मैट्रिक्स, मीन्स कि उसके तुरंत नीचे लाइपोप्रोटीन एनवेलप के तुरंत नीचे एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स प्रोटीन, ये मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये लाइपोप्रोटीन के तुरंत बाद ये नजर आता है ये स्ट्रक्चर। लाइपोप्रोटीन लेयर आर मेम्ब्रेन आल्सो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन। द सेंट्रल और कोर, मीन्स कि इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है, एकदम बीचों बीच का जो पार्ट होता है, द सेंट्रल और कोर ऑफ द वायरस, इस वायरस का सेंट्रल रीजन या कह सकते हैं कोर रीजन वायरस कंसिस्ट ऑफ हेलिकली अरेंज्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मीन्स कि इसमें बीचों बीच में एक हेलिकल वायर आरएनए प्रोटीन होता है, मीन्स कि आरएनए होता है। और द जीनोम इज अनसेगमेंटेड लीनियर, ये जो इसका जीनोम है आरएनए ये अनसेगमेंटेड, कहीं से टूटा नहीं होता, सेगमेंटेड नहीं होता है और सीधा होता है। एंड नेगेटिव सेंस आरएनए, और इसका जो आरएनए होता है नेगेटिव सेंस आरएनए होता है। एंड मेजरिंग ऑफ अबाउट 60 नैनोमीटर इंटू 180 नैनोमीटर, मीन्स की 60 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है और इसकी जो लेंथ होती है इस वायरस की लगभग 180 नैनोमीटर की होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर इस वायरस का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है सबसे ऊपर और उसके तुरंत नीचे लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है और उस लाइपोप्रोटीन के नीचे मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के बीच में स्ट्रक्चर यहाँ पर आरएनए जीनोम मौजूद होता है। ये बात हो गई इसके मॉर्फोलॉजी की। और नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डाइज एट द रूम टेम्परेचर, ये वायरस रूम टेम्परेचर पे ये डाई कर जाता है। एंड सेंसिटिव विथ एथेनॉल, अगर एथेनॉल से ये सेंसिटिव है, आयोडीन से ये सेंसिटिव है, एंड अदर डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब इन सब चीज़ों से ये डेड कर जाता है।
ये रूम टेम्परेचर पे भी, और कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं, इथेनॉल, आयोडीन है और दूसरे डिसइंफेक्टेंट्स जो होंगे, इसको ये डेथ काज कर जाता है इन सारे उससे केमिकल से, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। किससे इसकी रेजिस्टेंस ही है और किससे ये डाई करता है या डिसइंफेक्ट हो जाता है ये। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़। इस वायरस में कौन सी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि ये डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में या जहाँ पे भी होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सरफेस स्पाइक, मीन्स कि हमने अभी आपको पहले बताया था कि इसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन जी का जो एक लाइपोप्रोटीन के ऊपर जो एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक बना हुआ, जो रेड कलर का भी बना हुआ था, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन जी, ए न्यूरोटॉक्सिक। कैसा होता है ये? न्यूरोटॉक्सिन होता है। मीन्स कि जो सरफेस स्पाइक है या ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन जी जिसको हम बोल रहे हैं, ये न्यूरोटॉक्सिन होता है। मीन्स कि विच इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। न्यूरोटॉक्सिन लाइक स्नेक टॉक्सिन, जैसा कि स्नेक टॉक्सिन होता है, ऐसा स्नेक टॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी स्नेक होते हैं जो हीमोटॉक्सिक होते हैं, ब्लड पर उसका असर होता है, और बहुत सारे स्नेक के वेनम्स या उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम पर वो उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नाजा नाजा, जिसको हम बोलते हैं इसको नाजा नाजा बोलते हैं हम, जिसको नाग कहते हैं, नाजा नाजा, वो हीमोटॉक्सिक होता है। और एक करैत सांप होता है, उसका टॉक्सिन जो होता है वो सीधा इम्पैक्ट करता है नर्वस सिस्टम पे। तो बिल्कुल वैसे ही ये ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, विच इनहिबिट, और जो कि रोक देता है, इनहिबिट न्यूरोमोटर ट्रांसमीटर, जिससे न्यूरोमोटर ट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन जाती है बॉडी में, ब्रेन तक, उसको ये रोक देता है। हेल्प इन द वायरुलेंस, और ये हेल्प करता है किसमें? ये डिजीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड पैथोजेनेसिस ऑफ वायरस, और डिजीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। हेल्प इन द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, और हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी होंगी किसी भी एंटीबॉडीज को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब कि उसको वो अपने काम के लायक नहीं रह जाता है, एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। और एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल इम्यूनिटी, और जो हमारे बॉडी के अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल इम्यूनिटी होती है उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देता है। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा घातक है बॉडी के लिए, जो इसका सरफेस स्पाइक है। फिर जो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन भी इसके साथ है। ये इसमें जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी इसका भी है। दिस इंड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। एंड दिस एंटीबॉडी इज नॉट प्रोटेक्टिव, और ये हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोटेक्टिव नहीं होता है। एंड आल्सो ग्रुप स्पेसिफिक, और ये सारे ये ग्रुप स्पेसिफिक होता है, सब में लगभग सब में पाया जाता है ये। अब हम बात करें यहाँ पर पैथोजेनेसिस की, मीन्स कि ये डिजीज बॉडी के अंदर कैसे एंट्री करता है, बॉडी के अंदर डिजीज कैसे कॉज करता है, कैसे उत्पन्न करता है बॉडी के अंदर डिजीज को। मीन्स कि रेबीज वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना इन्फेक्शन कॉज करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस में। इन ह्यूमन इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द पेट लाइक डॉग, रैबिट etc। मीन्स कि हमारे जो घरों में हम लोगों के पास डॉग है, रैबिट है, या दूसरे और भी जो एनिमल्स हम लोग रखते हैं घरों में, उनके बाइटिंग की वजह से जहाँ पे बाइट करता है, तो हम बताया आपको कि जैसे डॉग है तो डॉग के सलाइबा में होता है, सलाइबा मीन्स उसके राल में होता है, और राल से होता हुआ जिस जगह पे काटेगा वो राल में बहुत सारे ये वायरस मौजूद होते हैं, और उसी से फिर क्या होगा कि ये सलाइबा से हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है और इन्फेक्शन वहीं से कॉज करता है। ये द सलाइबा मिक्स विथ वायरस, और वो सलाइबा जो उस एनिमल का सलाइबा होगा जो काटा होगा, उसके सलाइबा में वायरस, ढेर सारे वायरस होते हैं, और गेट डिस्पोज्ड एट द साइट ऑफ बाइटिंग, जहाँ पर वो काटेगा वहाँ पर वो उसको इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाएगा उस लार को। और लार मीन्स यहाँ पर हमने बताया सलाइबा को, सलाइबा में ढेर सारे वायरस भरे होते हैं, तो जहाँ काटेगा वहाँ पर वो पहुँचा देगा। स्टार्ट मल्टीप्लाई इन द मसल्स, और जब वो वायरस मसल्स में पहुंच जाता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 होना शुरू कर देता है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ में, और हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी पहुंच जाता है, या कह सकते हैं नर्व सेल्स में या नर्व टिश्यूज़ में भी पहुंच जाता है वो, और वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई का मतलब 1 से अधिक हो जाता है। द वायरस पेनिट्रेट द नर्व्स एंड ट्रेवल्स, हमारे नर्वस सिस्टम को, जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, उसको वो पेनिट्रेट कर जाता है, उसको छेद कर देता है, और ट्रेवल कर जाता है, ट्रेवल इन द
एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और वही हमारे इंफॉर्मेशन को, जहाँ पर जिस साइड पर कोई प्रॉब्लम होती है वो इंफॉर्मेशन पहुँचाता है हमारे ब्रेन तक। जैसे कि अगर आपके हाथ में कोई चीज़, गर्म चीज़ अगर आप टच करा दिया जाए तो आप बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे उस हाथ को वहाँ से आप हटा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन्स सिस्टम है उस जगह को उसने, वो इन्फ्लुएंस उसको महसूस हुआ और उसने ब्रेन तक पहुँचाया, और ब्रेन ने आपको क्या कहा कि वहाँ से मसल्स को इन्फॉर्मेशन दिया कि आपके हाथ को हटा ले, तो आपने बिना देखे आपने उस हाथ को हटा लिया। जैसे आपके हाथ में कोई कांटा चुभा दे तो आप हटा लेते हैं हाथ को, तो वो सारे काम कौन करता है? हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये बॉडी में जब हमारे न्यूरॉन्स में एंट्री कर जाता है तो न्यूरॉन्स का एक पार्ट होता है, हमारे न्यूरॉन्स जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं, ब्रेन तक होते हैं, पूरे ब्रेन तक पहुँचे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं ब्रेन तक। तो वो उसमें एक पार्ट होता है एक्सोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स, वहाँ से एंट्री होता हुआ टूवर्ड्स द, और वहाँ से न्यूरॉन से होता हुआ कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुँचते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो कहते हैं कि ये हेड से लेकर के और हमारे बैकबोन तक होता है और ब्रेन में होता है। तो ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक ये जो है पहुँच जाते हैं ये वायरस। तो कुल मिला के जहाँ पर इन्फेक्शन करेगा, या सॉरी जहाँ पे वो बाइट करेगा वो एनिमल, वहाँ से वो मसल्स या कह सकते हैं न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन से होता हुआ वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक और हमारे ब्रेन तक वायरस पहुँच जाता है। द वायरस एसेंड रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ता है, टू द ब्रेन तक पहुँच जाता है, एंड मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड अलॉन्ग द नर्व्स टू द वेरियस। और क्या करता है कि ये हमारे ब्रेन तक, या कह सकते हैं कि लगभग सारे पार्ट तक ये पहुंच जाता है। जब हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंचता है तो ये मल्टीप्लाई करता है और लगभग हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ट्रेवल्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग स्लाइवरी ग्लैंड, और हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स में भी ये पहुंच जाता है। व्हेयर इट मल्टीप्लाई एंड शेड इन द स्लाइबा, और ये स्लाइवरी ग्लैंड में रहता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, और उसके बाद ये हमारे लार में भी पहुँच जाता है ढेर सारा वहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड क्या करेगा? स्लाइवा का फॉर्मेशन करेगा, तो जो माउथ में जो स्लाइवा होगा उसमें भरा होगा वो वायरस। फिर यहाँ पे बात करते हैं द डिजीज कैसे कॉज करता है ये? द डिजीज विद इन द ह्यूमन कैरीज 5 स्टेजेस। जब किसी इंसान को, जब डॉग कह सकते हैं या कोई भी एनिमल जो कि रैबीज से इन्फेक्टेड होता है, जब वो बाइट करता है, काटता है, तो जो डिजीज फॉर्मेशन होता है उसके 5 स्टेजेस होते हैं। कैसे स्टेजेस होते हैं यहाँ पे दिखा हुआ है, लिखो यहाँ पे, ये है इंक्यूबेशन। सबसे पहले क्या है? एक स्टेज क्या है इंक्यूबेशन का? इसमें जब वो बाइट करता है उससे 30 से 90 दिन तक, बट रेंजिंग फ्रॉम द फ्यू डेज टू द लॉन्गर देन 2 ईयर्स, लेकिन 90 से लेकर के 30 से 90 या कह सकते हैं 2 सालों तक ये इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है इसका। और इसमें क्या? आफ्टर एक्सपोजर, बट पीरियड शॉर्टन इन द चिल्ड्रेन। जब से काटा होगा तो 90 से लेकर के 30 दिन से लेकर 90 दिन तक उसमें सिम्टम नज़र आने चाहिए, या कह सकते हैं कि कभी कभी 2 साल तक लग जाता है। लेकिन क्या है ना कि बट पीरियड शॉर्टर इन चिल्ड्रन, लेकिन अगर वो बाइट, जो एनिमल इन्फेक्टेड था रेबीज वायरस से, अगर उसने बाइट किया है बच्चे को, तो उसमें ये पीरियड कम हो जाता है और जल्दी सिम्टम नज़र आने लगते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेज होता है वो है प्रोडर्मल पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड में क्या होता है कि लास्ट फ्रॉम 2 to 10 ईयर्स, ये 2 से लेकर के 10 सालों तक ये प्रोडर्मल पीरियड होता है। और इसमें क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है ये, इसमें कोई विशेष सिम्टम नज़र नहीं आता। लेकिन इस पीरियड में क्या होगा? सिम्टम दैट इज़ द मैलेज मतलब कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा, फीवर होगा, फटीग होगा, सॉर थ्रोट होगा, खराश हो जाएगी, कफ का खांसी आने लगेगा, डिपेंसिया हो जाएगा, नौसिया हो जाएगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और डिप्रेशन कॉज करेगा, वोमिटिंग कॉज कर सकता है, एब्डोमिन में पेन हो जाएगा, और डिस्फेजिया, आपको कोई चीज़ खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो ये लगभग 2 से 10 साल के बीच में ये इन्फेक्शन शुरू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडर्मल पीरियड कहलाता है। फिर जो आपका तीसरा स्टेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड, ये काफ़ी डेंजर होता है ये। और इसमें क्या होता है? सिम्टम अकर्स ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वो डैमेज कर जाता है, और उसके डैमेज करने से ये सारे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे कॉज करता है। और डिसफंक्शन, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते, और ब्रेन हमारा काम नहीं करता है। लोग कहते हैं ना कि इनको पागल कुत्ते ने काटा था और ये पागल हो गए, तो यही चीज़ है कि उसमें ब्रेन काम नहीं करता है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम काज होती है। तो थोड़ा सा हम लोग और इसमें देखेंगे अभी। डिसफंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिसफंक्शन कर देता है। इन दिस सिस्टम आर हाइड्रोफोबिया, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसको ये रेबीज़ की प्रॉब्लम होती है, उसके गले में कुछ स्वेलिंग हो जाती है,
इसलिए वो पानी नहीं पी पाता है। पानी पीने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होती है ना तो इतनी प्रॉब्लम उसको लगने लगती है कि वो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। वो उसको देख करके घबराहट महसूस होती है पानी को, तो पानी से वो बहुत घबराता है, जिसको ये इन्फेक्शन हो जाता है। पैरालिसिस कॉज कर सकता है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो पैरालाइज भी कर सकता है हमारे बॉडी को। जिस जगह जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा पैरालाइज कर देगा। डिफ़िकल्टी इन ड्रिंकिंग, मैंने पहले बताया था आपको, जिसको हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम होती है, वो उसमें हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि उसमें जो गले की प्रॉब्लम है, गले में वो जो जगह है पानी को अंदर जाने के लिए, वो काफ़ी फूल जाता है और जगह कम हो जाती है, और पानी को अंदर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और इसलिए इसको बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन ड्रिंकिंग, और इस वजह से इसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइपर सलाइवेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को राल निकलेगा, जिसको ये रेबीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत ही डेंजरस पीरियड होता है, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड। अगर इस पीरियड में आ गया तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो चौथा और पांचवा जो आपका स्टेज इसमें आता है इस इन्फेक्शन का, एट द एंड ऑफ एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। और जब न्यूरोलॉजिकल फेज, जब इसकी एंडिंग की बात करते हैं, स्टार्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट रैपिड एंड इरेगुलर ब्रीदिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड है, इसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल डेथ कॉज कर सकता है ये। एट द एंड ऑफ द एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज में क्या होता है, स्टार्ट रैपिड एंड इरेगुलर ब्रीदिंग। सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तेजी से सांस लेने लगता है, कॉमा कॉज कर सकता है। और क्या होगा कॉमा के बाद, ये एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और सांस लेने में बिल्कुल कठिनाई होने लगती है, और लगभग कह सकते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, विच कॉज द डेथ। और क्या करेगा, ये डेथ कॉज कर जाएगा। तो ये इसके तमाम पीरियड्स होते हैं। इसके इंक्यूबेशन पीरियड है, प्रोडर्मल पीरियड है, और न्यूरोलॉजिकल पीरियड है, और जो चौथा और पांचवा पीरियड है ये डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे वो डेथ कॉज कर जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको रेबीज़ वायरस के बारे में अच्छे से बता दिया है। रेबीज़ वायरस क्या होता है, इसकी मार्फोलॉजी क्या होती है, ये दिखता कैसे है। जैसे हमने आपको बताया कि बुलेट शेप्ड का होता है, सबसे इसकी पहचान होती है कि its morphology is just like a bullet like structure. Hence this virus is called the bullet virus, rabies virus, rhabdovirus। और इसकी रेजिस्टेंसी हम लोगों ने पढ़ी कि इसमें रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से रेजिस्टेंसी इसमें है। इसके साथ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं जिससे ये डिजीज़ कॉज करता है। तो मैंने बताया इसमें सरफेस स्पाइक, जो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है, सबसे खतरनाक होती है, और यही से डिजीज़ कॉज करता है ये। और यहाँ पर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन भी जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और वो डिजीज़ कॉज करने में हेल्प करता है। और फिर इसकी पैथोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि पैथोजेनिस, हाउ द वे दिस वायरस इज कॉज द इन्फेक्शन इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो दिस इज कम अंडर द पैथोजेनेसिस। तो हम लोगों ने पैथोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ लिया कि कैसे इसकी पैथोजेनेसिस होती है। और पैथोजेनेसिस में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है कि कैसे इसका डिजीज़ कैसे कॉज करता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो ये कोई भी अगर पेट है या पालतू कोई भी जानवर है, अगर वो इन्फेक्टेड है रैबीज से, अगर उसको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, जैसे हम लोग कुत्ते पालते हैं घरों में, तो वो अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है उसमें और रैबीज वायरस उसमें है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर वो काटेगा तो उसके राल में ये वायरस मौजूद होता है, और वो उस राल से जहाँ पे काटेगा उसके बॉडी में एंट्री करा देगा, ह्यूमन बॉडी में। और ह्यूमन बॉडी से एंट्री जब करता है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम से होता हुआ पहुंच जाता है हमारे ब्रेन पर। ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करता है, और बहुत ही प्रॉब्लम कॉज करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करता है ये। मैंने बताया था आपको जो ये सरफेस स्पाइक है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। और न्यूरोटॉक्सिक का मतलब ये हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को ये डिस्ट्रॉय करता है, जिससे आदमी कह सकते हैं पागल हो जाता है। या बहुत सारी प्रॉब्लम और भी कॉज करती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड 30 से 90 दिन में इसका सिम्टम नज़र आने लगता है, और कभी कभी ये 2 सालों तक भी हो सकता है ना नज़र आए, या 2 साल लग जाए इसको सिम्टम आने में। और फिर कभी कभी क्या है इसमें, जो अगर बच्चों में इन्फेक्शन हो गया है, काट लिया किसी कुत्ते ने जिसको पहले से रेबीज़ वायरस उसके लार में था, या कह सकते हैं इन्फेक्टेड था, तो ये वहाँ पे भी प्रॉब्लम बच्चों में जल्दी सिम्टम नज़र आने लगता है। फिर मैंने बताया कि प्रोडर्मल पीरियड क्या होती है। प्रोडर्मल पीरियड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खास प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आती है, और लगभग इसमें 2 से 10 सालों तक लग सकता है ये सिम्टम अपीयर होने में। तो मैंने कुछ सिम्टम के बारे में आपको बताया था कि इस पीरियड में, जो प्रोडर्मल पीरियड होता है, इसमें मैलेज, फीवर है, फटीग है, शोर थ्रोट है, ये सब तमाम चीज़ें डेवलप होने लगती हैं उसके बॉडी में।
और उसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स आने लगती हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल जो पीरियड होता है ये सबसे ही घातक होता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, मीन्स हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम आती है और खाने पीने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें इन्फेक्शन इस एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड में सब कॉज करता है। और एक पीरियड ऐसा भी आता है एक्यूट के बाद कि जब एक्यूट पीरियड की एक एंडिंग आती है तो इसमें कॉमा कॉज कर जाता है, पूरे बॉडी में पैरालाइज कर जाएगा और फाइनली क्या होगा कि उस जो डिजीज पर्सन है जिसके बॉडी के अंदर ये एंट्री कर गया तो उसमें डेथ कॉज कर सकता है। सो द स्टूडेंट, दिस इज द एंड, नॉट कंप्लीट एंड बट दिस इज द एंड ऑफ द पैथोजेनेसिस। इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो लैब डायग्नोसिस है और इसमें डायग्नोसिस ह्यूमन के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है और भी तमाम चीज़ें इसको हम आपको दूसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड आप हमसे कांटेक्ट करके या आपके जो भी आपके क्लास कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आपको हम दूसरे वीडियो लेक्चर में इसकी कंप्लीट स्टडी आपको हम करा देंगे। थैंक यू सो मच।